जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आज मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे बात भी करता रहूँगा, इधर काम भी करता रहूँगा। अच्छा, बाज़ लोगों के ख्याल में एक कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता दूं कि नहीं होता कि काला यरकान क्या चीज़ है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। काला यरकान कब जो है ना नुकसान देना शुरू करता है, कब कब जो है ये बिल्कुल नुकसान नहीं देता। तो उस हवाले से थोड़ा सा मैंने सोचा था कि ये भी आपको बता दूं। एक मिनट, मैं इधर से थोड़ा सा पासवर्ड का मसला हो गया, वो सेटिंग कर लूँ। मैं बात करता हूँ आपसे, एक मिनट सिर्फ। हेपेटाइटिस सी ये क्या है? बाद औक़ात लोग यरकान को भी हेपेटाइटिस सी कहते हैं। यरकान और चीज़ है, मतलब पीलिया पीलिया और चीज़ है, हेपेटाइटिस और चीज़ है। हेपेटाइटिस एक वायरस से होता है, पीलिया जो है पित्ते में बाद औक़ात कोई ख़राबी हो जाए तो उससे होता है, जिगर या पित्ते में। तो वो वायरस की इन्फेक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं जी, काला यरकान क्या चीज़ है। काला यरकान एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस के ज़रिए हमारे जिस्म में मुंतकिल होती है। वायरस एक ऐसा जरासीम है जो सांस नहीं लेता और बहुत ज़बरदस्त कोटिंग के साथ रहता है। आरएनए की कोटिंग होती है इसकी, राइबोन्यूक्लिक एसिड की। तो काले यरकान के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एक और बात। काले यरकान का जरासीम जिस्म में 10 साल रहे, 20 साल रहे, 30 साल रहे, 40 साल रहे, 50 साल रहे, उसका कोई नुकसान उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो जिगर को नुकसान न देना शुरू कर दे। मतलब जिगर में घर बनाना शुरू कर दे। जब ये जिगर में घर बनाना शुरू कर देगा तो उसको मेडिकल टर्म में लिवर सिरोसिस कहती हैं, जिगर का कैंसर। तो जिगर के कैंसर की 5 स्टेजें हैं। हर साल तकरीबन लगभग हर साल 360 दिन की एक स्टेज होती है। तो 5 साल में 5 स्टेजें पूरी हो जाती हैं और 5वें साल मेडिकल के हिसाब से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो जब अक्सर पेशेंट को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज होता है कि जी फ़लाँ को हेपेटाइटिस सी है, तो उसके बाद ये तो पता लग गया कि जी हेपेटाइटिस सी का जरासीम इसके अंदर है। अब ये नहीं पता कि ये अंदर ज़िंदा है कि मुर्दा है। ज़िंदा मुर्दा का क्या ताल्लुक़ है? ज़िंदा मुर्दा का इस हिसाब से ताल्लुक़ है, अगर मुर्दा है तो उसका कोई इलाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मुर्दा है, वो जिगर को नुकसान नहीं देगा, जिस्म के अंदर रहेगा, कुछ अर्से बाद ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। टेस्ट नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव वाले ने तो पॉजिटिव भी बताना है, क्योंकि उसने जरासीम का बताना है। अब जिंदा मुर्दा का पता लगेगा जी पीसीआर में। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें इसकी स्ट्रैंड्स को चेक किया जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है। पीसीआर में जी ये इसका चेक किया जाता है कि जिंदा है कि मुर्दा है। पीसीआर की अब 2 किस्में हैं। एक किस्म है पीसीआर क्वालिटेटिव, एक किस्म है पीसीआर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव में ये पता लगता है कि जरासीम ज़िंदा है या मुर्दा है, जबकि क्वांटिटेटिव में मिकदार का भी पता चलता है और ज़िंदा मुर्दा का भी। तो पीसीआर क्वांटिटेटिव जब आप कराएंगे उससे आपको मिकदार का भी पता चलेगा कि कितना है, और ज़िंदा होने का भी ऑटोमेटिक। अगर ज़िंदा है तो मिकदार ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ज़िंदा नहीं होगा वो ऑटोमेटिक बताए ज़िंदा नहीं है जी, मिकदार हम आपको क्या बताएं। तो जब वो ना ज़िंदा नहीं होगा तो फिर आपकी रिपोर्ट क्लियर है। हाँ, अगर ज़िंदा है तो उसके बाद आपने उसकी मिकदार देखनी है कितनी है।
मिकदार मालूम करने के बाद अब आ जाता है दूसरा मरला कि भाई इसने जिगर को नुकसान तो नहीं दे दिया जो जिंदा था। तो उसके लिए फिर जिगर का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, एब्डोमिनल यूएसजी कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो उसमें जिगर के साइज़ का पता चलता है, जिगर के अपर लेयर का, लोअर लेयर का, ये सारा पता चलता है। तो वो अगर जिगर की सेटिंग बिल्कुल ठीक हो, तो उसकी साइज़ बिल्कुल ठीक हो, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर कह दे कि जिगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो माशाल्लाह आपके लिए तो एक तो ये मुबारकबाद होगी, खुशखबरी होगी कि आपके जिगर को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि अगर जिगर को इसने नुकसान दे दिया तो आपके लिए ये मौत है। हेपेटाइटिस का आप बेशक वैक्सीन करा लें, इलाज करवा लें, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक जिगर का नुकसान, सादा ज़बान में कहूँगा कि एक रोटी अगर जल जाए एक साइड से, वो तो जल गई, वो तो दोबारा वैसे नहीं बन सकती जिस तरह पहले थी। तो भाई वो जिगर जल गया आपका, जिगर लिवर सिरोसिस हो गई, उसका मौत के अलावा कोई हल नहीं। हाँ, एक हल है। वो हल क्या है? वो हल ये है कि आपका कोई कज़न, कोई खूनी रिश्तेदार, ब्लड रिलेशनशिप में जो भी बंदा हो, वो उसका ब्लड ग्रुप आपका ब्लड ग्रुप सेम हो, वो आपको जिगर का थोड़ा सा टुकड़ा देने पर, डोनेट करने पर आमादा हो जाए। जब वो आपको टुकड़ा देगा तो आपका उस डोनर का आपका ऑपरेशन होगा। आपका जो सड़ा हुआ टुकड़ा है, जला हुआ टुकड़ा है, जो ख़राब हो चुका है, जो गल चुका है, उसको काट के साइड पे कर देंगे, फेंक देंगे, और उसी पेशेंट का जो आपका डोनर है, डोनर मतलब देने वाला, उसका थोड़ा सा जिगर काट के उसको आपके जिगर को लगा देंगे, अटैच कर देंगे। उससे माइटोसिस होगी, आपका जिगर भी ऐसा पूरा हो जाएगा। और उस बंदे का भी अल्लाह ताला ने जिगर में ये खास रखी है कि जिगर ऑटोमेटिक अपने आप को पूरा कर लेता है, तो जितना उसका कटा होगा वो भी उसका पूरा हो जाएगा। ये एक मसला होता है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से भी अवेलेबल है, वैसे ये इंडिया में, अमेरिका में चल रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट भी कहते हैं इसे, ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, सॉरी ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। बहरहाल ये एक प्रोसेस है, वो एक बात की बात है। अब आपका जी अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आ गया, अल्ट्रासाउंड में आपका जिगर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका पीसीआर में जरासीम है, पीसीआर क्वांटिटेटिव में मिकदार का भी पता चल गया आपको। उसके बाद आपने मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे से शुरू कर दी है। लेकिन जब मेडिसिन डॉक्टर आपको शुरू करेगा, उससे पहले मैं बता दूं कि हेपेटाइटिस सी के जरासीम की भी बहुत सी किस्में हैं, इसे जीनोटाइप कहते हैं। कोई किस्म 3 महीने के इलाज में मरती है, कोई 5 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, ये सिस्टम है इसका। वैसे पाकिस्तान में टाइप 3 है ज़्यादा जीनोटाइप में, तो मतलब ये 3 महीने या 6 महीने का कोर्स होता है। तो उसमें जब आपका कोर्स शुरू कराया जाएगा, तो उसके कोर्स के साथ साथ आप कोशिश करें कि डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि सीबीसी टेस्ट कराते रहें, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें आपके प्लेटलेट्स इस दवाई की वजह से, हेपेटाइटिस की दवाई की वजह से कम होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 60,000 या 80,000 में से 1.5 लाख से ऊपर होने चाहिए, 3.5 या 4.5 लाख तक होने चाहिए। जब ये 1.5 लाख से कम होंगे और 80 से नीचे होना शुरू होंगे, वो आपके लिए खतरे की घंटी है। उस वक्त आपके प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट खून को गाढ़ा करते हैं, खून को बहाव को रोकते हैं। अब उस वक्त अगर आप दांतों में बुर्श भी करेंगे, खून निकल पड़ा, तो वो रुकेगा नहीं आपका। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? तो प्लेटलेट्स पर सीबीसी हर हफ्ते इसलिए टेस्ट किया जाता है कि प्लेटलेट्स पर नज़र रखी जाए, कम तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, डॉक्टर उसी वक्त आपकी हेपेटाइटिस की दवाई फिलहाल रोक देंगे, आपको प्लेटलेट्स की दवाई देंगे, उसके बाद फिर वो दवाई शुरू कर देंगे। ये आपने नज़र रखनी है। उसके बाद आपका कोर्स हुआ, कोर्स पूरा हो गया, फिर पीसीआर कराया, आपका डिटेक्टेड आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, आप खुश हो गए, मैं ठीक हो गया हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हुए। वो जरासीम आपके अंदर है, लेकिन मुर्दा हो चुका है, कभी भी जाग सकता है। तो उसके लिए 7 से 8 साल का टाइम दरकार होता है। 7 से 8 साल के दरमियान वो कभी भी जाग सकता है। तो उसको जगाने से कैसे बचाना है? आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, कलेजी नहीं खानी, ज़्यादा अंडे नहीं खाने, गर्मियों में गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, अपने आप को ठंडा रखना है। तो ये 7 से 8 साल आपने परहेज़ करना है। जब 7 से 8 साल आप परहेज़ करेंगे, तो आपकी रिपोर्ट, एक तो पीसीआर ना डिटेक्टेड आ गया, दूसरी रिपोर्ट वो आपकी 7 साल तक पॉजिटिव ही आती रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव वाली, स्ट्रिप वाली। तो 7 साल बाद वो ऑटोमेटिक आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपकी जान छूटी है। अब इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं कि डॉक्टर हज़रात अक्सर पीसीआर क्वालिटेटिव करा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट है जिसका नाम नवीद है, नवीद का टेस्ट कराया गया पीसीआर क्वालिटेटिव, उसका जरासीम आ गया जी है। अब इसी तरह एक और पेशेंट है असलम, जिसका डॉक्टर ने कराया कि क्वांटिटेटिव टेस्ट, कि मिकदार अगर है तो कितना है, उसका जरासीम आ गया जी 8 लाख।
पर सीसी या पर ml कापियाँ, कापी मतलब वेरियस 8 लाख कापियाँ, क्योंकि मैं जब अंदर दाखिल होता है एप्लीकेशन शुरू कर देता है, अपनी कापियाँ बनाना शुरू कर देता है, ऐसे जब बढ़ती जाती हैं कापियाँ जिसम पर हावी हो जाता है। तो बात हो रही थी असलम की 8 लाख कापियाँ। अब वही चीज़, वही सेम चीज़ जब नवीद का कराया गया, उसका सिर्फ क्वालिटेटिव कराया गया, उसके आगे जी सिर्फ जिंदा है, उसका डॉक्टर ने क्वांटिटेटिव नहीं कराया। अगर क्वांटिटेटिव कराया तो 8 लाख उसकी भी थी। मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। असलम की 8 लाख का टेस्ट हुआ है कि जी इसकी 8 लाख है, नवीद का सिर्फ क्वालिटेटिव हुआ है कि जिंदा है मुर्दा है, उसकी भी 8 लाख ही है। मिसाल दे रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 महीने का कोर्स है आपका, ठीक है, 6 महीने दोनों ने कोर्स करना है। अब तीसरे महीने नवीद और असलम को ख्याल आया यार हम अपना टेस्ट फिर ना कराएं, हमारे जरासीम कितना है, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। उन्होंने जी नवीद ने क्या कराया था क्वालिटेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और असलम ने कराया था क्वांटिटेटिव मिकदार वाला पीसीआर। अब असलम ने जब टेस्ट कराया तो उसका आगे रिपोर्ट की जी आपके बाकी 1 लाख, आपके इस वक्त 1 लाख कापियाँ या 1 लाख जरासीम है। आप कहेगा असलम यार मैंने 3 माह इलाज करवाया, पहले 8 लाख था, 3 महीनों में मेरा 1 लाख बचा है, तो मतलब बाकी 3 महीने अगर करो तो मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, ये तो मर जाएगा। ये खुश हो गया। अब आगे जी नवीद की बारी। नवीद का भी उसने टेस्ट तो नहीं कराया, 8 लाख था, उसका भी वही 1 लाख बचा, लेकिन नहीं, उसने कराया था क्वालिटेटिव, जिंदा है कि मुर्दा है। अब चाहे वो 1 लाख भी बचा हुआ है, उसकी रिपोर्ट आनी है आपका जिंदा है, चाहे 50,000 बचा हुआ है, आप उसकी रिपोर्ट आनी है आपका जिंदा है। अब उसने पहली रिपोर्ट, ओहो यार मेरा जिंदा था, अल्लाह अब मेरा आज भी जिंदा है, तो वो तो परेशान हो जाएगा कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो क्या ख्याल है अगर उसने क्वांटिटेटिव टेस्ट कराया था तो उसके सामने आ जाता पहले मेरा 8 लाख था, अब जी मेरा ये 50,000 या 1 लाख बचा हुआ है, मुझे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो डॉक्टर हजरात ये बड़ी गलती करते हैं, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं करवाते, क्वालिटेटिव कराते हैं, जिससे पेशेंट बज़न हो जाता है। किस तरह 6 महीने उसने मेडिसिन इस्तेमाल की, पहले 8 लाख था, उसका 5,000 भी बच गया ना, तो उसका वही आना है कि जिंदा है जी। और भाई अगर पहले क्वांटिटेटिव करा लेता टेस्ट 8 लाख था, अगली दफ़ा जब क्वांटिटेटिव कराता तो हो मेरा 5,000 बचा है, बाकी मैं बिल्कुल मस्त ठीक हूँ, मैं तो 5-10 दिन और दवाई खाऊंगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप तवज्जो करें हेपेटाइटिस सी के पेशेंट, डॉक्टर की एडवाइस फिर भी चलें, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखें। अब एक बात आ जाती है जी, नवीद जिसने पहले क्वालिटेटिव कराया था कि जिंदा है कि मुर्दा है, उसके बाद उसको ख्याल आया 6 महीने बाद यार मैं चेक कराऊँ, ये असलम ने क्वांटिटेटिव कराया, डॉक्टर ने मुझे गलत बताया, मैं क्वांटिटेटिव कराता हूँ, 3 महीने हो गए मैं क्वांटिटेटिव कराता हूँ। जब क्वांटिटेटिव कराएगा उसका जरासीम फॉर एग्जांपल पहले 8 लाख का पता तो नहीं था, उसका आ गया जी 1 लाख, कहेगा हाँ अब 1 लाख तो आ गया, पता नहीं पहले मेरा ये 10 लाख था या 50,000 था, क्या पता बढ़ा है कि कम हुआ है, वो तो पिछली रिपोर्ट को देख पता चलेगा कितना कम हुआ कितना बढ़ा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? तो इसलिए जब भी टेस्ट करें क्वांटिटेटिव करें, ताकि पहले वाली रिपोर्ट अपनी मर्जी की 1 माह 2 माह बाद वाली रिपोर्ट उसको चेक करें, हाँ भी मुझे इतना फ़र्क हो रहा है। क्वालिटेटिव ना कराएं, वो पहले भी जिंदा बताएगा बाद में भी जिंदा ही बताएगा। अगर थोड़ा सा बच्चा हुआ है, बेशक 1,000 बच्चा हुआ जिंदा बताना है, तो क्यों भाई अपना रिस्क लें, आप क्यों टेंशन डिप्रेशन में है। तो इसलिए जब भी टेस्ट कराएं क्वांटिटेटिव ही कराएं, PCR एंटी-HCV PCR फॉर क्वांटिटेटिव। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी मैंने आपको दी PCR के हवाले से, PCR कैसे करते हैं, हेपेटाइटिस सी क्या चीज़ है, ये किस तरह असर करता है। अच्छा अब आपका PCR ना डिटेक्टेड आ गया, आप फिट हो गए, डॉक्टर का आपके इलाज पूरा है, आप घर जाओ, लेकिन वही बात 8 साल आपने ख्याल करना है, 7 से 8 साल आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, अपना SGPT लेवल, सीरम ग्लूकोफॉस्फोट्राइएस SGPT, जिगर की गर्मी, इसको नहीं बढ़ने देना, 40 से ऊपर नहीं होने देना, 40 से नीचे नॉर्मल है, ऐसे 45 भी अप टू या एक बॉर्डर लाइन कर लेते हैं, तो इससे ऊपर 70 80 90 पर आ जाएगा तो ये आपके अंदर हीट आ जाएगी। जब हीट आएगी, जरासीम हीट पे पलता है ये वायरस, तो आपका जरासीम जिंदा हो जाएगा, फिर आपके लिए नए मसले शुरू, वही PCR वही सारा कुछ। तो इसका एक ही हाल है कि वैक्सीन कराने के बाद आप फिट हो गए, आप घर बैठो, गर्म चीज़ों से परहेज़ करो, नौकरी में बेशक जाओ लेकिन गर्म चीज़ों से परहेज़ करो, धूप से ज़्यादा धूप से परहेज़ करो, SGPT ना बढ़ने दो अपनी। दूसरी बात यह है कि हर साल आप PCR करवाते रहें, क्वांटिटेटिव, सॉरी, अल्लाह ना करे जिंदा तो नहीं हो गया, अगर जिंदा हुआ है तो कितना हुआ है, 2,000 है तो 5 दिन की दवाई से ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर सिर्फ क्वालिटेटिव कराएंगे तो वो आ जाएगा जिंदा है, फिर आप परेशान, पता नहीं कितना जिंदा है, फिर जी क्वांटिटेटिव कराओ, तो क्यों ना पहले क्वांटिटेटिव ही करा लिया जाए।
तो वैसे आम रूटीन में तकरीबन 5 साल से 7 साल तक क्वांटिटेटिव कराते हैं। पेशेंट जो परहेज़ करता है उसका नॉट डिटेक्टेड ही आता रहता है, 7वें साल उसका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस के हवाले से आप इस बात का लाजमी ख्याल करें। और हेपेटाइटिस की मेडिसिन जब भी डॉक्टर आपको दे, आपने उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है, उबली हुई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको किसी और ज़रिए से इधर से मेडिसिन लेने किसी और ज़रिए से हेपेटाइटिस ना हो जाए, या जरासीम आपस इधर पलता ना रहे, उसको वो माहौल ना मिलता रहे जिस पर वो पलता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हेपेटाइटिस की मेडिसिन से पेशेंट पहले या दूसरे या तीसरे महीने से हाथ से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, टेंशन का मरीज हो जाता है, सैको हो जाता है, गुस्से हो जाता है, उसको अपने घर वाले नहीं अच्छे लगते। बीवी है तो शौहर अच्छा नहीं लगेगा, शौहर है तो बीवी अच्छी नहीं लगेगी, उसको लाजमी मारेगा। बेशक 10 साल से उसने उसको कुछ नहीं कर, लेकिन वो मारेगा उसको गुस्से में आकर। उस पर कंट्रोल नहीं होगा। अपने उसे अपने डॉक्टर से राब्ते में रहे, जब ये मसला हो उसकी मेडिसिन लाजमी है चिड़चिड़ेपन की। और मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद आप फिट हो जाए, फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा करें। आफ्टर थेरापी होती है, पोस्ट थेरापी जिसे कहते हैं। हेपेटाइटिस के बाद मेडिसिन के बाद कुछ मुज़र असरात होते हैं, मैदे का मसला हो जाता है, टेंशन का मसला हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, नकाहत हो जाती है, तो उसकी दवाई भी अपने डॉक्टर से लाजमी लेते रहें मैदे की। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था हेपेटाइटिस के हवाले से। मज़ीद थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, मैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, इसलिए जो मेरे नॉलेज में था आपको बताया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी मालूमात या ऐसी अपनी तबीयत चेक करानी हो तो आप डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें अपने से, ताकि आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपको मज़ीद तसल्ली हो जाए, मज़ीद आपकी तबीयत सेट हो जाए, बेहतर हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ आपको मालूमात देना है, आगाही देना है, जस्ट फॉर आगाही। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से ये सारा कुछ शुरू कर दें, आगाही है, आप आगाही लें, आगाह हो, ये चीज़ इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह है। बाकी यूट्यूब ऐसी वीडियो से भरी हुई हैं, मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन कैसी मालूमात यूट्यूब पर है कि नहीं है। मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आपसे ये चीज़ें भी शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ, ताकि आपके नॉलेज में हो कि हेपेटाइटिस क्या चीज़ है, ये किस तरह नुकसानदेह है, इसके कब नुकसानदेह है, कब नुकसानदेह ये नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये भी मुझे मुशाहिदे में मिला है कि हकीम हज़रात की दवाई से भी पेशेंट ठीक हुए हैं। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीम हज़रात की जो दवाई थी वो क्या थी, स्टेरॉइड था, उसमें क्या था। तो वो एक हकीम साहब से मैं भी जाके मिला हूँ। हकीम साहब माशाल्लाह बहुत मंजे हुए हैं, इधर तहसील लियाकतपुर, शहर फैसल टाउन में रहने वाले हैं। नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उनका। मस्जिद में उनकी मतलब खाना था, ख़ानदानी हकीम थे माशाल्लाह। बहुत अच्छी दवाई उन्होंने पेशेंट को दी, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गया। और वो पेशेंट कौन था? मेरे ससुर थे।
लिवर सिरोसिस थी, लिवर सिरोसिस ठीक नहीं हुई। हेपेटाइटिस सी उनका जो पीसीआर के 7 साल बाद जाके नेगेटिव होता है, वो 5वें 6ठे महीने में नेगेटिव हुआ था, वो हकीम साहब की दवाई से। ये बहरहाल अल्लाह ताला ने शिफा रखी है कुछ हस्तियों के हाथों में। बाकी उनकी रिपोर्ट्स मेरे ख्याल में अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। जो ससुर, मेरे ससुर अल्लाह ताला उनको बेस्ट में जगह थे, जिनकी बाद में डेथ सांस की तंगी की वजह से हुई थी, क्योंकि वो चेन स्मोकर थे। 40 साल उन्होंने चेन स्मोकिंग की, जिस वजह से उनके जो फेफड़े हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे और उनको डॉक्टर साहबान की एडवाइस पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, 2 पॉइंट पे ऑक्सीजन लगी रहती थी। तो बहरहाल ये सूरत हाल है हेपेटाइटिस की। थोड़ा सा मैं फोल्डर बना लूँ, मैं आपसे फिर भी बात करता हूँ। एक तो फेसबुक की तरह यूट्यूब में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बंदा जो है ना कमेंट्स अपने सवाल, आप सवाल करो मैं जवाब देता हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मैं आपसे तफसील से आप जो जो पूछते मैं आपको बताता। साफ ज़रे आपके दिलों में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो वो सवालों के जवाब आप लेना चाह रहे होंगे। मैं आपसे बात करता हूँ, एक दिन मैं थोड़ा सा इधर से फ्री हो जाऊँ। मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट। मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, 1 मिनट। ये अच्छा जी, इसकी अब सेटिंग आ जाएगी, ऑर्गेनाइज, सॉरी ऑर्गेनाइज आ जाएगा जी इसका। एक तो मुझे लैपटॉप का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, एक प्रीव्यू कैसे आएगा जी, इस तरह नहीं आएगा। ऑर्गेनाइज पता नहीं कैसे आएगा। इंक्लूड लाइब्रेरी, यार पता नहीं कैसे अब इसकी, चलो देखते हैं इसको क्या होता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अब इधर भी। अब इसमें दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथे को देखते हैं कि क्या करता है चौथा इसका।
कुछ मैसेजेस आए हुए हैं फेसबुक पर, उनको रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। इधर से फारिग होकर मैं आपकी तरफ आपकी तरफ रब्ता करता हूँ। असल में आज मौसम में बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। एक और मैसेज आ गया, मैं आपसे रब्ता करता हूँ 1 मिनट से। ज़बीउल्लाह साहब का मैसेज आया है, मैं ज़रा इनको जवाब दे लूँ फिर आपसे रब्ता करता हूँ मैं। सॉरी। अच्छा, एक और बीमारी भी आजकल आई हुई है, बड़ी आम है, एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी। बीमारी नहीं, मतलब जरासीम का नाम बता रहा हूँ आपको। एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, ये इसका नाम है। ये एक बैक्टीरिया है, मतलब हेलिकोबैक्टर पैलोरी, उसकी वजह से ये होती है। हेलीकॉप्टर शेप में होता है, इसलिए इसको एच पैलोरी कहते हैं। हम जो सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर धुली हुई सही ना हो तो उसमें भी ये होता है जरासीम। इसके अलावा बाज़ारी खाने, पानी हमारा गंदा होता है, नीचे वाला जो हम पीते हैं, इसमें बाद सीवरेज वाला पानी मिक्स हो जाता है, उससे भी ये फैलती है बीमारी। इसमें मरीज़ के मैदे में दर्द रहता है, पेट में दर्द रह जाता है, आंतों में दर्द होता है, जलन रहती है, गैस रहती है। मरीज़ एंटासिड यूज़ करता है, मैदे की दवाएं इस्तेमाल में कुछ दरसा ठीक, फिर वैसे परेशानी रहती है। 8-8 महीने, 10-10 महीने, साल वो जो है एंटासिड यूज़ करता रहता है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता उसे। तो एच पैलोरी के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि डॉक्टर साहब इसके बारे में जो है ना, सिर्फ मैदे की दवाई देते रहते हैं, गाइड नहीं करते या टेस्ट नहीं कराते मरीज़ का। तो इसका भी टेस्ट होता है, एच पैलोरी ही कहते हैं उसे, इन्वेस्टिगेशन एच पैलोरी के टेस्ट के खून के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। मरीज़ की भूख भी उड़ जाती है इसमें, बातों का 10-10 साल, 20-20 साल से भूख नहीं लगती मरीज़ को, मतलब मैदे का मसला रहता है। डॉक्टर कभी अल्सर बना देते हैं मैदे का, कभी मैदे की जलन, कभी मैदे की वर्म, तो ये चीज़ें मतलब डॉक्टर बनाते हैं। तो आगाही के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ मसला हो तो इस बात को भी आप मद्देनज़र रखिएगा। एक मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, आपको बताता हूँ ये चीज़ अच्छी। हाँ, वेदर रडार पर मैं काम कर रहा था। 1 मिनट में आपसे वेदर रडार के हवाले से मैं काम कर रहा था। देखते हैं आज मौसम की क्या सूरत हाल है जी, मौसम क्या कहता है आज। थोड़ा सा चलो इस पर भी देख लें। असल में मैदे में जलन हो रही है काफ़ी सारी। सैनिटाइजर लाजमी यूज़ करें आप।
हालात बहुत ख़राब हैं, पेरिस फैल चुका है। अच्छा जी, वेदर रडार पर अभी मैंने खोल लिया, थोड़ा सा मौसम को देख लो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है आज, मौसम की, बारिश की, मौसमी सूरत हाल। पता नहीं कहाँ पर हूँ यार मैं, पाकिस्तान ही नहीं नज़र आ रहा इधर। दमिश्क पहुँच चुका हूँ, दमिश्क है तो फिर इधर नीचे ही पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान आ गया, गवादार। एक और मैं ऐप ले लेते हैं। इसमें मौसम का भी मैं देखना चाह रहा था, मैंने कहा चलो देखते रहें। ऐप है एक विंडी, WINDY विंडी। इसको बड़ी ज़बरदस्त है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं मौसम क्या है, अभी बारिश कहाँ हो रही है, कहाँ होने वाली, हवा किस समय से आ रही है, किस समय जा रही है, कब चेंज होगी और कितनी चेंज होगी, सारा कुछ आपको पता चलेगा। अभी मैंने ज़रा वही खोला हुआ है, मैं देख लूँ ज़रा बारिश के हवाले से। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे शहर में बारिश की क्या सूरत हाल है, ये होनी है नहीं होनी, क्या होना है। थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ फिर मैं आपसे क्लाउड्स, रेन एंड थंडर। रेन एंड थंडर जी, हाँ जी बिल्कुल, जामपुर बारिश का मौसम। बादल तकरीबन पहुंच चुके हैं, बादल पहुंच चुके हैं तकरीबन जी। अभी देख लेते हैं जी बारिश होनी है नहीं होनी। आज संडे नहीं सैटरडे का देखना था, आज मेरे ख्याल में सैटरडे है, संडे तो 12 कल का बता रहा है। एक ऐप थी मेरे दिमाग में, अभी याद नहीं आ रही, मैं वेदर की एक ऐप थी, मौसम की, तो वही सोच रहा हूँ कौन सी ऐप थी। वेदर मैप थी मेरे ख्याल में। चलो वेदर बग को देख लेते हैं। वेदर बग एक एप्लीकेशन है, WATHERBUG। कभी ये चेक कीजिएगा आप, इसमें राडार सिस्टम भी है।
अभी पता नहीं नेट का इशू है, पता नहीं क्या मसला है, अभी ये चल नहीं रही। देखते हैं बहरहाल, खोलेंगे इसे। अहमदपुर ईस्ट, खान बेला, जहर पी, रखनी, डेरा गाजी खान। देखते हैं जी मौसम, 1 मिनट सब्र करें, अभी देखते हैं मौसम। अभी चेक क्या करना है जी हमने, ये हेरिकेन को चेक कर लेते हैं जी। इसमें तो नहीं, अब ये भी नहीं चल रही थी, समझ नहीं आ रही क्या कर रही है। इधर भी देख लेते हैं कि मैसेज ना आया हो किसी दोस्त का। बादलों को देख रहे हैं जी, बादल कहाँ पर हैं इस वक्त। फेसबुक देख रहा हूँ जी।
2 पैकेट 100 रुपए दे। आ गया सत्तू वाला, चौड़ा सत्तू, इलायची वाला सत्तू, काले सत्तू, जीरे वाला सत्तू, 1 पैकेट 60 रुपए का, 2 पैकेट 100 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया सत्तू वाला, ये जी बस अल्लाह माफ़ करे, बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े सील हो रहे हैं। कोरोना फैल चुका है जी। चले जी, सुनते हैं स्टेट क्लिप्स। ओहो,
बताइए हम जाओ अम्मी बड़ी बात नहीं है सारी पुलिस में डाले लेकिन पुलिस वाला अल्लाह की अम्मी ने हाथ नहीं लाया टूटे बाल तुम्हें अरे जरा स्कूल है अब बस मार चले अच्छा तीन हाथ पैरे पैरे बाइक में कितनी फूका मार फिर चले दुआबा में छोटा पत्थर लगा सामने जो भैया ने नाम नहीं भैया ने और तुसी के आ गए तो मेरे जिगर का टुकड़ा चेरी किथे मेरी चेरी अब्बा जी मैं तुझे स्पाइडर मारिया सी ओने हैंड नहीं है हैंड कीता बोले मेरे हैंड लेके मैं तुझे लेके एमपीए करो ना लैपटॉप में मसला आ गया था, मैं पता नहीं समझा क्या हो गया। असल में बैटरी इसकी मैंने चार्जिंग पे लगाया था, बैटरी लो थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला चार्जिंग वाला बटन जो है ना वो ऑफ था। मैं खुश हुआ बैठा था चार्ज हो रहा है, गलती मेरी है, मैंने देखा नहीं। चलो जी आप वेट करते हैं फिर ये ओपन हो जाए। एच पेलोरी के हवाले से बात हो रही थी, तो एच पेलोरी के लिए जब भी आपको मैदे का मसला लंबे से ले गए तो अपना एच पेलोरी टेस्ट लाजमी करवाएं। गैस का मसला रहता है मैदे का। थोड़ा सा ये ओपन हो जाए फिर देखते हैं जी क्या करना है।
Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. मेरी अम्मी कह रही है साडा इतना गोश्त दे दियो क्या बर्दाश्त को भूख नहीं लगती सालमा कुर्बानियां करके गोश्त खा लिया करते हो गरीबा जैसे जमीन पे पैर रखा जिन्हें उत्ते हाथ रखा जिन्हें उत्ते हाथ रखा वो आदत की चीज हो जाती है ये सुत्याल के पैसे दे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ वो नहीं दे रहे अब लेना है पैसे नहीं दे रहे पैसे मांग अब नहीं लेना है मैडम औरत साहब मुंह अच्छा नहीं लग रहा आपको हाँ आप अरे आप मैंगो लेने आए हैं चले अंब बदल क्योंकि अंब थोड़ा जा ऐ होगा ओनू वे अंब वे ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਮਾਨੀ ਸਹੀ ਹੈ वो इधर छूटना आप पुलिस में तो नहीं आया इधर हो खुश रहता शेरबाद ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਪਰ ਬੈਗ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਚਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ बाजी रोज भी नहीं खाली टंगी है ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ मेरा ਉਹਨੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ आलम बदमाशी करके काम चला कर बस अब पसावा ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ये केड़ा पसावा जिन्हों पहले टेपां जाड़ियां ਓਏ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਰਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ तो बता ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ तो ये चलता भी है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈਲੋ यार मैंने ना गोली मारी क्यों? वो 300 की गोली जो टकेगा पता नहीं तेरी बचत कर रहे हैं ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ What? मैं ब्यूटिशियन फादर ने मेरी इतना जमीन में जाके दिया है ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਹੈ ਰਗੜ ਬੱਲੇ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ भाई जान वाले बेचने तो तुम कार ही लाए ਅਫਰੀਕਾ ਬੱਲੇ ਦਾ ਸੁਣੇ ਰਗੜ ਬੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ओए ओए मेरे अब्बे जा चुके और मेरे अब्बे को मार के भाई मैं तो दसा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऐसी चलना इतना ना चलना मैं मेरे अब्बे को आप मत आप नहीं ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ओ पुत्र तुझे नहीं मारो अबे पहले उन्हें मार दूंगा ना फिर असली मैं आओ बारी से ये इसके लिए वाला साहब ने आपको बुलाया टेलीफोन करके इसको हैंडल करना प्यारा है वन टेक शॉट करें जरा इसके साथ ओके मसला आपके लिए प्लीज कम ट्राई मैं तो आप साथ अस्सी पास किस दिन देंगे ठीक बिल्कुल ठीक पीले के तीन तुम्हारे नहीं जी पीले के आगे दूसरे हाँ जी। काफी दिन हो गए हाँ जी। सो क्या मैडम मैं जिस गड्डी पे आया हूँ मेरी नहीं यदि गड्डी तो नाल खड़ोती है या अल्लाह चंगा भला उन्हें गोली मार रखा सर में बुझाया Don't mind. How much you got? चले बिना बुरी बात है देखा ना गया कोई मतलब कितने बड़ा खाता है कितने छोटा खाता है जिस जगह पे लेकिन उन्होंने बड़े छोटे की कोई तकलीफ नहीं वापस आ जा मेरी बात सुनो एक बार सुने हरी पुलिस का मतलब चिंची रक्षे पीछे बैठी मैं तो यहाँ हरी पुलिस सुहागरा अंदर रोली हो खाना पूछे ना किया मैंने पिछले बच्चे याद आओ Oh my God! मैडम ये देख मैडम ये देख ये दोस्ती
सारा दर्द समझो पर इस काम में जान को गड़ो खतरा भी हो गया। पापा जी ने पुत्रो मेरी रात मेरे रास्ते जिगर है। हाँ पुत्र मैं दिलों खुश हो गए कह रहे अल्लाह ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਾਲਾ मैंने पिछले पैसे भाई जी सारे फिर मैं तलाक दे दी क्यों ऐ गल ते भरा नु नहीं दसण लई सबनी दा प्यो मर गया एदी मां ते अरे ਇਹਦੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚ ਕੀ ਪਾਈਏ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੇ ਤੇ ਜੱਦਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਹੋਊਗਾ ਐ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ये तो ऐसे मुर्शिद है जुत्ती की जुत्ती के तरफ भी हुआ बड़ी खिदमत कर रहे हैं कहता मुर्शिद का ये जुत्ती के साथ कर ये मुर्शिद है हां हां मुर्शिद नहीं तो व्यक्ति बस का ड्राइवर है आज तामी सुटना है हां ऐ पूछे मैंने तेरा पियो की करता घड़ियां देख के तो करता होगा
कहता मैं गुजरा ने लाहौर पैदल जाना जा रहे कामों की पहुंचे चादर की बुक्कर मारी मुंह है तो वापस आ गए जहाज के ਵਿੱਚ बैठा नहीं जहाज का रंग में चला गया तो पायलट भी कोल चला गया उसके तो पहले ही 2 घंटे ਦੇ ਤਾਂ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਕਰਦੇ ਆ जहाज के ਵਿੱਚ एक बंदे ਦੇ जहाज ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜਿਸ जहाज ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹ जहाज च बैठा रहा जहाज उतरिया क्यों इतने माने टाउन में बैठ गया ना आजा तो अंगरा अपनी बुढ़ी ਨੂੰ कहता ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ये कुछ चुप खलोता अब तेनू कह दिया नहीं तो मैंने सवेरे दुकान खोली है जाके तक किलो दे देना उधार कहता मैं सवेरे उधार नहीं देता कहता शाम को पा के टक दे मैं 12 बजे लग जाऊंगा जाना तो रात तक गंदियां फिल्मां दी सीडी लेके जा रहे हैं अच्छा वो पुलिस ने फड़ लगे ते घबरा के कहते जी मेरे भैन दे ब्याह दी मूवी ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਓ ਨਾ 20 ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੋ ਲਿਆ ਤਾਲਾ सवेरे 4 बजे घर मैं कितने लड़ पे कहना नहीं फ्रिज के उत्ते खाने च बदला कॉल करते अल्लाह ने काते ने भरा दे अगे जी ये चौक च बैठ के ताश खेलन दे अच्छा हुंदाई आया उन्होंने उत्ते आके देख रास्ते लकड़ पता नहीं किथों दित्ती खुसरे दा ब्याह कीता अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਓਏ हाँ की करिए ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈ नहीं पता ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ओके केड़ी मोरी दी रस्ते टोपी की मोरी बात हुई है मानो ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ओके जी ओके ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਆ एक बार पठाना दा टाच होंदा बात में ओ पैंट तेरे मेरे कपड़े तो दे दी आप शहर में गया शहर में गया मौसम बड़ा सोहना सी मैं गाना गाया जी करता भाई जी करता 4-5 पठान चौकी लगे मैं बाहर निकले थे बाहर बदमाश रोते मैं कहता तू कदे रोता कहता मेरा तो जी भी नहीं करता मोटरसाइकिल जा रहे हैं हेलमेट पाया तो पीछे थक दूंगा ਕਿੱਥੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ पीछे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ और नादर पहलवान चौक के सामान छुटेगा तेरा बात वेला बोल रहा और मैं वेला एक कागज चोर को पता लग सकता है कौन है भाई मेरा भरा है जवाब से आएगा अच्छा बैठो तेरा भरा है कितना ओए दो भागों में पीछे मार चल पैसा में चला मार के भावे मेरा पिंडा सुझा दे लेकिन एक छुआ पुत्र के सामने वो मेरे प्यो के हाथ लग चुकी वजह
मेरे जिगर के टुकड़े जो हथ मेरे भावे टोटे कर दे मरना वास्ते मेरे सोरे में पिछले मेरे पता ही लग रहे मुंह के और मेरे को ऐसा चलो अपने खाली पैदा बंदे पछाण लेंगे सट बंदे ओए मेरे लाल जे अंदर समझा मेरी लाल है नहीं मेरी लाल अच्छा ओके अरे अपनी लाल मैं टूटा चल मत अरे भाई तेरी मम्मी जाता अम्मी को याद आई मारी मत जा रहे के अम्मी से मेरी ठीक है चल मेरे क्यों मार रहे हैं वो तेरा पिंडा बहुत फैक्टर मारा वास्ते लाल तो फिर बोल लाल नहीं क्या कर रहा है मोटे तो मिला चलो लाल मिला मिला की कह रहे मिला वो जेडे केस च आया ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਲਵਾਓ लाल
अच्छा मेरी गाल मैं ना मेरी गाल मैं वीर सिंह बेपुना सिंह का मेरी गाल मैं सही गल पर गाल करवा देना देखो वीर सिंह के हुक्म के मुताबिक क्योंकि सारा हक बहुत सारे वोटर स्कूल वाले सिर्फ कहनी उन्हें कौमी से मोहम्मद चले वाले शाह से वहाँ केवल ये नहीं था ऐसे वाला तरीके क्यों से तो जाती अगर आप इनकी बात ना सुने तो मुझे वोट तक नहीं चली जाओगे वाला बात नहीं इतना की बात आप याद दे रहे अच्छा मेरी गाल मैं ना मेरी गाल मैं वीर सिंह बेपुना सिंह का हुक्म मेरी गाल मैं सही गल पर गाल करवा देना देखो
पीछे जो लेमन ग्रास के बारे में वीडियो अपलोड की थी, तफसीलात मुहैया की थी। सेल करने के लिए क्या करना चाहिए, बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए। आज 18/2019 है, ये फरवरी से लेके 10 तक लगाया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेहतरीन वक्त है वो फरवरी और मार्च है। फिर ठंडे मौसम से ये गर्म मौसम की तरफ जाएगा, इसकी ग्रोथ बेहतरीन होगी। जैसा कि जो है इसकी सारी मालूमात पहली वीडियो में दे चुका हूँ मैं, तो अब हम लोग काश्तकार दोस्तों से मिलकर इसको लगाना जो है ना वो इसका तरीकाकार बना रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता कर पंजाब स्टोर पंजाब प्लेटफॉर्म काफ़ी इसके बाद आज दोबारा अपनी कर लिया है। जो कमीशन कुछ नहीं है, हमने कोशिश की है कि उसका दी जा सके। अस्सलाम नाज़रीन, एग्री एयरलाइन में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के नवाही इलाका सनावा हसनैन कर ज़रूरी फार्म पे, जहाँ पर उन्होंने रिवायती फसलों से हटकर बहुत सी फसलें काश्त की हैं। इन्हीं में से एक लेमन ग्रास है, जिसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम आवाज़ से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वालेकुम सलाम। अच्छा मकसद, पहले ये इसके बारे में बताएं कि इस फसल पे खर्चा कितना आता है और इसमें से एक जो जिम्मेदार है वो मुनाफा कितना ले सकता है। ये जो लेमन ग्रास है ये बहुत आसान फसल है और इस पर तकरीबन 2 यूरिया और 1 DAP का खर्चा है और इसकी कल्टीवेशन भी बहुत आसान है। इसमें तकरीबन 3 हल चलाए जाते हैं और 2 रूटिवेटर मारे जाते हैं और इसकी काट की जाती है और ये कमाद की फसल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसकी निस्बत इसमें से अगर एक जिम्मेदार 1 एकड़ में से 1 लाख रुपए गन्ने में सब चाहता है तो इसका कितनी औसत निकलेगी, उसमें से क्या उसमें मुनाफा होगा? पहली बात जो है बेजान के गन्ने में से 1 लाख रुपये नहीं पैसा, वो तो फर्जी कीमत है ना। वो फर्जी कीमत है। और जहाँ तक लेमन ग्रास का ताल्लुक है इसमें से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बच जाते हैं। अच्छा, पर एकड़ वो इस तरह बच जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जो लेमन ग्रास फसल है ये तकरीबन 7 माह की फसल है, ठीक है। और 1 एकड़ इसका दे देता है अगर अच्छी फसल हो तो तकरीबन 350 मन, और अगर दरमियाने दर्जे की फसल हो तो फिर ये 300 मन आ जाती है। और जब इसे खुश्क किया जाता है तो फिर ये तकरीबन 120 मन, 110 मन, 90 मन इतना आ जाती है। और इसका आम जो रेट है वो तकरीबन 8,000 रुपये होता है। अच्छा, 8,000 रुपये मान लेते हैं। 8,000 रुपये मान लेते हैं अगर कम से कम रेट लगे। अगर ब्लैक हो जाए तो ये 20,000 रुपये तक चली जाती है। अगर 8,000 तक भी जाए तो इसका तकरीबन 8 लाख रुपया बनता है। अच्छा, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? मार्केट में लोग इसे ले लेते हैं आसानी से, या जिम्मेदार को जिस तरह गन्ने के लिए जलील होना पड़ता है वैसे जलील होना? नहीं, ये इतना आसान है इसका बेचना। मुल्तान से रख के आप दरिया खां चले जाएं, आप पिंडी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, ये तो बैर मुल्क जाती है। अच्छा, ये बताएं इसके लिए काश्त का मौजूद वक्त कौन सा है? इसमें काश्त का मौजूद वक्त तकरीबन मार्च, फरवरी का एंड और मार्च, जैसे गन्ना काट किया जाता है वैसे ही। और ये फसल काटी कब जाती है? ये काटी जाती है तकरीबन अक्टूबर में। अच्छा, इसमें जो पर एकड़ का जो बीज की मिकदार है वो कितने मन लगता है 1 एकड़ पे, और उसका खर्चा क्या है? नहीं, इसकी स्टिक होती है तकरीबन 1 एकड़ में 6,000 स्टिक लग जाती है। अच्छा, 1 स्टिक कितने की आ जाती है? 1 स्टिक अगर अच्छा बीज हो तो तकरीबन 6 रुपए में मिल जाती है। अच्छा, 5 रुपए में मिल जाती है, 5.5 में भी मिल जाती है। अच्छा, इसमें जो इसकी जड़ी बूटियाँ उसके मारने के लिए जो अद्वियात का खर्चा है वो कितना होता है? ये कमाद के खानदान से है। अच्छा, जो जितना गन्ने का मतलब है मिकदार लगती है अद्वियात की उतनी वही मिकदार इसकी है। अच्छा, 1 टैंकी जो ये 20 लीटर वाली होती है उसमें शिमांग वगैरह जो है उसमें तकरीबन 300 ml डालकर स्प्रे करें। ये सिर्फ लेमन ग्रास ही बचेगा, बाकी सब जड़ी बूटियां तलब हो जाती है। अच्छा, ये बताएं अगर एक छोटा काश्तकार है, मतलब उसने 1 एकड़ काश्त किया है या 1
आधा एकड़ काश्त किया है तो वो फिर कहाँ पे जाएगा? वो मुल्तान तो नहीं जा सकता अपने अखराजात बचाने के लिए, मतलब वो अगर वहाँ पे जाएगा उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए मुतबादल कोई रास्ता है या मतलब यहाँ पे मकामी कोई खरीदार मिल सकता है उन्हें? मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले इसका खरीदार मैं खुद हूँ। अच्छा। और अगर एक छोटा जिम्मेदार जो 1 एकड़ भी काश्त करता है उसका 1 सम्मन तो लाजमी निकलता है। 1 सम्मन शायद जोर डाले पर लाद करो किसी मंडी में भी जा सकता है। अच्छा, आप क्या आपने अब ये फसल काश्त की कितने एकड़ है आपके पास? मेरे पास पिछले साल सिर्फ 1 एकड़ था। अच्छा। और 1 एकड़ से मुझे तकरीबन जो आमदनी हुई है वो हुई है 8 लाख तकरीबन 30-28 हज़ार। 1 एकड़ की आमदनी बता रहा? 1 एकड़ की आमदनी। अच्छा। इस मरतबा मेरे पास तकरीबन 20 एकड़ है। अच्छा, आपने वो जब 1 एकड़ लगाया था उससे मुतासर होकर इतनी काश्त किया? साफ जाहिर है। अच्छा, आपने अपने दोस्तों वगैरह में अहबाब में किसी को मशवरा दिया लगाने का? अगर किसी और ने भी लगाई है या सिर्फ आपने खुद अपने तक रखा हुआ ये फायदा? मुझे देखकर और जिम्मेदारों ने भी लगाई है। अच्छा, चलो ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दूसरे काश्तकारों को भी इसका मशवरा दें। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम करता हूँ मुर्तजा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये लेमन ग्रास प्लांट के ऊपर। जो ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये लेमन ग्रास का, तो लेमन ग्रास के फायदे क्या हैं और इसको कौन सी जगह पे रखना है, किस तरीके से इसकी केयर करनी है, कौन सी जगह इसको पसंद है, तो आज मैं इसी पर बात करूँगा। जी नाज़रीन, तो एच पीलोरी के बारे में मैंने आपको बताया, आपको मैंने हेपेटाइटिस सी के बारे में भी बताया। उसके अलावा पेट के कीड़ों के हवाले से भी बताऊंगा। हम अक्सर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब खाने में प्याज हर खाने में डाला जाता है, हर सालन में डाला जाता है। जब हम प्याज काटते हैं उसको हल्का सा धो के सालन में चढ़ा दिया, पका लिया, सालन खा लिया, तो उसमें भी इसके अंडे होते हैं कीड़ों के। कोशिश करें प्याज को बहुत अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। जो गोश्त हम खाते हैं, ख़ासतौर पर बड़ा गोश्त, उसमें लाजमी अंडे होते हैं, तो कोशिश करें उसको भी बड़े अच्छे तरीके से धो के पकाएं और अच्छे तरीके से पकाएं। कच्चा कच्चा खाएंगे वो अंडे नहीं मरेंगे अंदर के, अगर बच गए उसमें धोने के बाद तो। इसके अलावा अक्सर बच्चे चलते हुए गिर पड़ते हैं तो उनकी हड्डियों की कमज़ोरी होती है, वो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होती है। कैल्शियम विटामिन डी क्या है आपको बताऊँ? अक्सर लोग कहते हैं जी दूध पीता हूँ मुझे दूध नहीं लगता। दूध में क्या है? दूध में कैल्शियम है। कैल्शियम जब जिस्म में जज्ब होता है तो बड़ी ताकत लाता है, लेकिन जिस्म में जज्ब उस वक्त होता है जब जिस्म में विटामिन D3 हो। अगर जिस्म में विटामिन D3 की कमी होगी तो कैल्शियम जज्ब नहीं होगा, वो पेशाब के ज़रिए, पखाने के ज़रिए बाहर निकल जाएगा और हम कहेंगे यार हम 2 गिलास या 1 गिलास डेली का दूध पीते हैं, 1 माह हो गया, हमें तो फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उसका वही कुलिया है कि विटामिन D3 की कमी की वजह से वो जज्ब नहीं होता, निकल जाता है। तो कैल्शियम विटामिन D3 की कमी है, जो अक्सर बच्चे दांत लेट निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं या चलते हुए गिर पड़ते हैं, तो उनको कैल्शियम विटामिन D3 की कमी होती है। तो उसका हल ये है कि ऐसे बच्चों को कोशिश करें पेट के कीड़ों की दवाई दें, क्योंकि पेट के कीड़े, जब पेट में कीड़े होते हैं तो मरीज़ में, बच्चे में कैल्शियम विटामिन D3 की लाजमी कमी हो जाती है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे मरीज़ों को कैल्शियम विटामिन D3 लाजमी दी जाए। उससे पहले उनको पेट के कीड़े मारने की, कीड़े निकालने की दवाई लाजमी दी जाए। तो बहरहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेट के कीड़ों के हवाले से, वो मैंने आपको दी है। उम्मीद है मेरा चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स आपको पसंद आया होगा। मैंने कुछ मालूमात देने की कोशिश की। आज मेरा मूड था बड़ी लंबी वीडियो बनाने के लिए कि शायद मुझे वॉच टाइम मिल जाए, तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दरमियान में 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, 15 मिनट खामोश रहा तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ।